ये टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। तो ये अगर मैं वो जो रेफरेंस बुक है हमारी उससे मैं कवर करवाता तो उससे भी ये वाला टॉपिक जो है ना वो मैंने पढ़ाना था। और ये टॉपिक इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने अगर एक बेसिक जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर की वो स्टडी की है ना, तो थ्री फेज प्रोटेक्शन जो है वो एक्चुअली जो रियल हमारे पास सिनेरियो है ना उसका हमें बताती है कि अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा वाई हो, जिसमें डेल्टा जो है वो हमेशा लीड करता है वाई से, तो वी नीड टू कंसीडर दिस थिंग्स। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे यू कैन सी के ये जो इसने केस बताया है, अंडर द नॉर्मल लोड कंडीशंस द करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इन फेज। इसलिए इससे पहले जो है वो कहता है कि the major difference between three-phase transformer protection and that of the three single-phase transformers is the necessity to deal with the effect of a wide delta transformation। ठीक है, यानी हमें जो है वो the major difference between three-phase transformer protection and that of three single-phase transformers, ठीक है, is the necessity to deal with the effect of wide delta transformation। कि normally जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो वाई डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लगे होते हैं और डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है, और जो अगर हम थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से बनाएं तो वो तो ये है ना कि हमने एक्सटर्नली उनको कनेक्ट किया है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर्स आपके पास डिजाइंड थ्री होते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हैं, तो उनकी जो वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपको फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में कंसीडर करनी पड़ती है। मेरे जैसे मशीन्स की लैब में आपने देखा ना, आपके पास आपको याद होगा कि मशीन्स की लैब में यू हैव थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, और उससे आप जो है ना वो एक कनेक्शन करके उसका तो आप जो है ना वो एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास हो ही एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो उसकी जो वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको अंडर कंसिडरेशन करनी पड़ती है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो अंडर द नॉर्मल लोड कंडीशन द करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो है दे आर इन फेज। ठीक है, कि नॉर्मल लोड कंडीशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द लाइन करंट्स इन द वाई एंड डेल्टा साइड ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स आर आउट ऑफ फेज बाय 30 डिग्रीज। ठीक है, कि जो लाइन करंट्स होते हैं आपके पास वाई डेल्टा साइड्स पे, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 30 डिग्री। अब यानी ये बात सारी क्या है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा यानी एक तरीके से दोबारा से चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मामला क्या है। यू कैन सी दिस रिले, ठीक है, जो डिफरेंशियल रिले लगी हुई है। अब ये जो रिले है, आपको पता है कि ये किस चीज़ पर काम कर रही है, करंट पे। ठीक है, कि जब आपके पास इस जोन में कोई भी इवेंट अकर होता है फॉल्ट का, तो अभी तक हमारे जहन में एक बात है थी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो करंट इज अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी, वोल्टेज इज अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी, इम्पीडेंस इज अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी। यू हैव थ्री क्वांटिटीज, करंट, वोल्टेज एंड इम्पीडेंस, और इन्हीं के साथ हम डील करते रहते हैं सारे पावर सिस्टम में। दे आर द कम्प्लेक्स क्वांटिटीज, मींस दे हैव मैग्नीट्यूड एंड फेजर बोथ। ठीक है, तो हमें जो रिले की ट्रिपिंग है वो दोनों हिसाब से देखनी पड़ेगी। अभी तक जो हमने देखा है वो हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा, यानी अभी तक जो हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को स्टडी किया वो ये है कि चलिए इस जोन में अगर फॉल्ट आ गया तो द रिले वुड ट्रिप, या अगर बाहर फॉल्ट आया तो द रिले वुड ट्रिप। ठीक है, तो वो हमने मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात की, कहीं भी फेज का जिक्र नहीं आया। अब जब हम फेज का जिक्र करते हैं ना एक्चुअली, ठीक है, ये तो खैर जनरेटर की इसमें शो की हुई है। ये ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में आपके पास वाई डेल्टा और डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो करंट्स हैं दे आर आउट ऑफ फेज बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर करंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसका फेज आउट ऑफ यानी एक फेज जो है वो 30 डिग्री
आउट है एक दूसरे से, प्राइमरी और सेकेंडरी से, तो रिले ट्रिप कर सकती है। यही वो यहाँ पर बता रहा है, मैं दोबारा इसको, ठीक है। कहता है अंडर द, यहाँ से देखेंगे, अंडर द नॉर्मल लोड कंडीशन द करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इन फेज, ठीक है, बट द लाइन करंट्स ऑन द वाई एंड डेल्टा साइड्स ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर आउट ऑफ फेज बाय 30 डिग्री। अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स की बात करें, जैसे अभी उसने ऊपर बात की, तो उसकी जो वाई डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आपको इस तरह का फिर सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि द द टू आर आउट ऑफ फेज बाय 30 डिग्री। अब चाहे मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी चाहे, वैसे तो नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो प्राइमरी और सेकेंडरी की भी, लेकिन आपने सिटी को ऐसा लगाया और वो सारा कुछ, ये देखें, ये मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ यहाँ से, एक्चुअली वो ये ये वाली हमने एक एग्जांपल की थी, ये आपके सामने है। You can see के you have 69 kV on the primary side, 110 kV on the secondary side। तो आप देख सकते हो कि सिटी की जो रेशियोज हैं वो हमने ली 300:5, 200:5। प्राइमरी तो दोनों डिफरेंट आ रही, बिकॉज यू हैव डिफरेंट करंट्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लिहाजा सिटीज की जो जो प्राइमरी रेशियोज हैं वो दोनों फर्क हैं, लेकिन सेकेंडरी हम ट्राई कर रहे हैं कि वो सेम रहे ताकि डिफरेंशियल रिले ट्रिप ना करे। समझ आ रही बात की। सो ट्रांसफार्मर के केस में ये थोड़ा सा हमें एक एडिशनल केयर करनी पड़ती है एज कंपेयर टू द जनरेटर, क्योंकि जनरेटर में वोल्टेज का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से करंट्स मुख्तलिफ हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की साइड पे, लिहाजा आपको रेशो का भी ख्याल रखना है। और फिर जो ये हमने सारा पढ़ा कि एरर की वजह से, तो ये हम सारा जो हमने ये वाली एग्जांपल की ना 8.3, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। एक्चुअली मैं ये बात बताना चाहूँ, नाउ करंट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड फेजर। अगर आपने मैग्नीट्यूड बराबर कर लिया, ठीक है, यानी डिफरेंशियल रिले जो है उसको मैग्नीट्यूड तो सेम मिल रहा है दोनों साइड से प्राइमरी, लेकिन फेज जो है वो आउट हो गया 30 डिग्री, तो भी वो ट्रिप कर जाएगी अगर आपने उसका ख्याल ना रखा। बिकॉज इफ इफ अ क्वांटिटी हैज टू, क्या उसको कहते हैं, पार्ट्स इन इट, मैग्नीट्यूड एंड फेज, तो वो रिले को किसी भी तरह से ट्रिप करवा सकती है। कभी अपनी मैग्नीट्यूड की वजह से अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो वो अपने फेज की वजह से उसको ट्रिप करवा दे, ठीक है। तो ये वो बात है जो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वाई देर इज अ नीड टू स्टडी थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। वाई देर इज अ नीड टू स्टडी थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, बिकॉज द लाइन करंट्स, ये एक्चुअली जुमला है, बिकॉज द लाइन करंट्स ऑन द वाई एंड डेल्टा साइड ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर आउट ऑफ फेज बाय 30 डिग्री। तो अब इसको हमने कंट्रोल करना है। तो ये उसने एक एग्जाम्पल दी है, और इसी एग्जाम्पल के जरिए वो सारा पिछला जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। और ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, नथिंग टू वरी अबाउट। ये थोड़ा सा ये सर्किट इस तरह से उसने बनाया, ये थोड़ा सा ज़ाहिर बात हो तो जाएगा, क्योंकि अब हर फेज पे उसने रिले लगाई है ना, ठीक है, अब हर फेज पे वो रिले लगा रहा है। तो ये एक ये भी, ये परसेंटेज रिले है, ये भी परसेंटेज रिले है, ये भी परसेंट, आप देख सकते हो ये दोनों इसकी रेस्ट्रेंट वाइंडिंग्स हैं, और ये इसकी क्या है, ऑपरेटिंग वाइंडिंग है, ये ऑपरेटिंग कॉयल। ये भी वही परसेंटेज रिले है, ये दोनों इसकी रेस्ट्रेंट वाइंडिंग है, ये ऑपरेटिंग, ठीक है। तो हर फेज में उसने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले लगा। तो जब सिंगल फेज एक्सटेंड हो जाता है थ्री फेज में, तो डायग्राम थोड़ी सी जरा लेंथी हो जाती है, रहता वही चीज है और कोई ऐसी बात नहीं। द प्राइमरी इज ऑफ डेल्टा साइड एंड द सेकेंडरी इज ऑफ वाई साइड। ये हम देख सकते हैं कि प्राइमरी ट्रांसफार्मर की जो है वो डेल्टा में कनेक्ट है, और सेकेंडरी जो है वो वाई में है। और जो हमारे पास साइज है इसका, दैट इज 500 MVA, ठीक है। तो बहुत ह्यूज ट्रांसफार्मर है, एट 34.5 kV डेल्टा टू 500 kV वाई साइड, ठीक है। तो ये यूनिट ट्रांसफार्मर है एक्चुअली। यूनिट ट्रांसफार्मर मतलब ये जनरेटर के साथ लगा हुआ है। सारी बात है 500 kV का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वोल्टेज का, वो वहीं पे होता है जहाँ पे पावर प्लांट होता है। तो पावर प्लांट का ये ट्रांसफार्मर है। तो 34.5 डेल्टा, यानी प्राइमरी अब इसकी डेल्टा में, और सेकेंडरी जो है वो इसकी वाई में। तो देखें कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जाहिर बात है, हमने सिटीज की रेशियोज निकालेंगे तो हम रिले की तरफ आएंगे और आगे की कोई बात करेंगे। तो वही बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम चलते हैं,
ठीक है, कि आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो अच्छा, अब ये हर फेज का करंट निकालेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद द थ्री फेज। ठीक है, जब हम वाई और डेल्टा की बात करेंगे तो वाई या डेल्टा का ताल्लुक जो है ना वो तीनों फेज के साथ ही होता है। तो अब ये फेज ए प्राइमरी की पहले बात कर रहे हैं, और आई गेस नहीं, ये सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। ये सेकेंडरी का करंट है जो पहले निकाल रहे हैं, बिकॉज यू हैव 500 केवी इन द डिनोमिनेटर। तो 500 एमवीए, बिकॉज ट्रांसफार्मर जो है ये वही वाला फार्मूला, देखिए ये कितना फेमस फार्मूला है। 500 एमवीए जो है ये उसकी कैपेसिटी है, और 500 केवी जो है वो सेकेंडरी का वोल्टेज है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 500 एमवीए बाई रूट 3 मल्टीप्लाई 500 केवी। ठीक है, 500 एमवीए बाई रूट 3 इंटू 500 केवी, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे जो इसने ये आंसर है वो पर्पसली कार्टीजियन में लिखा है, कार्टीजियन में कह लें या पोलर में कह लें, बिकॉज मैंने बताया ना कि अब हम करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे बल्कि हमने उसका फेजर भी देख लिया। दैट इज वाई, वरना आप देख लें वो जो अभी 8.3 मैंने एग्जांपल आपको पीछे दिखाई है, वहां पे कभी भी ऐसा नहीं था कि हम उसका इमेजिनरी पार्ट साथ में लिख रहे हो या उसका एंगल साथ में लिख रहे हो। लेकिन अब चूंकि हमने जो रिले की जो सेटिंग है या जो हमने उसको सेट करना है वो फेज के लिहाज से भी करना है कि कहीं वो फेज से ट्रिप ना हो जाए अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड, इसका हमें ये पार्ट साथ में लिखना पड़ेगा। अब वो कहता है कि मैं जी फेज ए को जो सेकेंडरी, ये सेकेंडरी की बात हो रही है, कहता है मैं फेज ए को रेफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट इन द फेज ए ऑन द वाई साइड इज द रेफरेंस फेजर। ओके, सो ये अच्छा, एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि आपके पास ना ये एग्जांपल करते हुए कैलकुलेटर में फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन होनी चाहिए, ताकि आप इसको वैल्यूज को फौरन से कार्टेशियन से पोलर में ले जाकर देख लें। ठीक है, वरना आपको ये बहुत कंफ्यूज करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ये रिकॉर्डेड भी है तो आपको पता चल जाएगा अगर अब नहीं है कैलकुलेटर। तो ये एक्चुअली 577.35 एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 को हम J0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फेज ए आपके पास रेफरेंस हो गया। अब अपने जहन में जो है वो इसकी फेजर डायग्राम लेकर आए, बिकॉज द थ्री शुड बी 120 डिग्री फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, जो करंट्स हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री जो है वो फेज शिफ्ट पे होते हैं। तो जो अब आई बी जो है वो आपके पास आ रहा है -288.67 और -J500, एंड आई सी जो है वो आपके पास जो है वो दैट इज -288.67। अगर मैं अब इसके रियल पार्ट की बात करूं या इस तरीके के साथ जो ये इसने यहाँ पर इसे लिखा है, अगर आप इसको पोलर में लेकर जाएं ना तो वो बिल्कुल मैग्नीट्यूड यही बन जाएगी जो यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यानी द मैग्नीट्यूड वुड बी द सेम 577.35, बट द एंगल वुड बी 120 डिग्री एंड -120 डिग्री। ठीक है, तो ये चूंकि अब आपके पास रेफरेंस है तो ये दोनों बी और सी जो फेजेस हैं वो फेज ए से 120 डिग्री अपार्ट होंगे। ठीक है, तो अगेन अगर आप फेज बी और सी की जो वैल्यूज उसने यहाँ कार्टेशियन में लिखी हैं आप अपने पास इनको कन्वर्ट कर लें पोलर में, तो मैग्नीट्यूड इसकी आएगी 5 क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहती है ना तीनों फेजेस, जो एंगल है वो डिफरेंट हो जाता है 120 एंड -120 डिग्री। समझ आ गई बात। सो ये वो इस तरह से है, तो आप इसकी इस वाली वैल्यू पे ना जाइएगा, वो उसने पोलर में बनाकर लिख दिया। अच्छा, अब ये जो है वो आपके पास है फेज करंट्स। ठीक है, बिकॉज आप वाई में डील कर रहे हो। सो वाई में आपके पास जो है यू हैव द फेज करंट्स है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये आई ए लिखा हुआ है, ये आई बी लिखा हुआ है और ये आई सी लिखा हुआ है, क्योंकि वाई में आपके पास जो करंट है वो फ्रॉम फेज टू न्यूट्रल फ्लो करता है ना। तो दीज आर द फेज करंट्स। ठीक है, सो आई ए आई बी एंड आई सी। उसके बाद डेल्टा साइड की अगर हम बात करें तो डेल्टा साइड में हमारे पास लाइन करंट्स फ्लो करते हैं, जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है आई ए डी बी डी एंड सी डी। ठीक है, तो द करंट्स ऑन द डेल्टा साइड कैलकुलेट हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ उसने ये आई ए डी इसीलिए लिखा बिकॉज आप को पता चल जाए कि ये लाइन करंट्स की बात हो रही है, मैंने यहाँ कमेंट्स में भी लिखा लाइन। तो फार्मूला 500 एमपी। अच्छा, ये अपना माइक बंद कर दें, किसी का माइक शट होता है। 500 MVA by √3 into
34.5 केवी। ये डेल्टा साइड है या प्राइमरी साइड है, तो वहाँ पे 34.5 केवी। और ये जो उसने लिखा है ये क्या है, एंगल एक्चुअली उसने लिखा है 30 डिग्री, यानी डेल्टा वाली जो साइड है वो +30 डिग्री लीड भी कर सकती है वाई की साइड से, और -30 डिग्री लैग भी कर सकती है वाई की साइड से। +-30 डिग्री हो सकता है। इस वक्त डेल्टा जो है +30 डिग्री लीड कर, ठीक है। तो ये एंगल 30 है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, एंगल 30 डिग्री है, और उसको उसने ये कार्टेशियन में लिखी है। और अगेन अब आप आई बी डी और सी डी को अगर फ्रॉम फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर लेकर जाएंगे ना, तो मैग्नीट्यूड आपको जो है वो सेम टू सेम नजर आएगी। मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं होगा। और जो आपको जो एंगल है वो आपको पता, यानी अगर आप इसको लेकर जाएंगे ना आई ए डी को फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, तो आपको 30 डिग्री इसका एंगल मिलेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री इसका एंगल है ना यहाँ पे। अगर आप ये वाली जो कार्टेशियन की क्वांटिटी है इसको पोलर में कन्वर्ट करें, सो यू वुड हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आएगी आपके पास, ये वाली आएगी 8367.39। ये उसने कैलकुलेट की हुई है। यहाँ उसने फेजर नहीं साथ में लिखा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसने यहाँ पर लिख दी है। तो 83 यानी 8367.39 एम्पेयर, ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आएगी। और इनकी भी यही मैग्नीट्यूड होगी, यानी आई ए डी, आई बी डी एंड आई सी डी, the three line currents have the same magnitude, but they are 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। और जो आई ए डी है वो स्टार्ट 30 डिग्री से हो रहा है, ठीक है। वो स्टार्ट 30 डिग्री से हो रहा है। और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जो डेल्टा साइड है, देखिए ना, जो वाई साइड है आपके पास, जो सेकेंडरी वाई साइड है, वहां पे जो आपका फेज ए है वो 0 डिग्री पे है। सो सेकेंडरी प्राइमरी की साइड, जो डेल्टा की साइड है, वहां पर जो आपका फेज ए होगा या लाइन करंट जो ए डी होगा, इट मस्ट बी +30 डिग्री और -30 डिग्री फ्रॉम द फेज करंट आई ए ऑन द वाई साइड, ठीक है। तो ये इस वक्त +30 डिग्री उससे लीड कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन करंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यानी इनिशियल जो उसका एंगल है, इनिशियल जो उसका एंगल है वो 30 डिग्री है, बिकॉज ये तो रोटेट करता रहेगा, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग है ना करंट, तो फिक्स नहीं है। तो इनिशियल वो +30 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स डेल्टा साइड इज लीडिंग +30 डिग्री फ्रॉम द वाई साइड। और जो बाकी अब जो लाइन करंट्स हैं वो इससे उस यानी अब जो 120 डिग्री शिफ्ट होगा ना, तो वो 30 डिग्री में ऐड करके होगा, यानी 150 डिग्री और इधर 270 डिग्री पे ये आपके पास दोनों आ रहे होंगे, ठीक है। 150 डिग्री एंड 270 डिग्री, या इसको आप -120 डिग्री भी कह सकते हैं अगर आप क्लॉक वाइज मैयर करें। तो एंटी क्लॉक वाइज अगर आप देखें तो 150 डिग्री और 270 डिग्री बनता है, ओके। तो इसको आप जो है वो कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, ये मैंने पहले बता दिया। अब ये हो गई इसी सारी बात की। उसके बाद वो कहता है अब हमने सिटीज को सिलेक्ट करना, दैट इज द पॉइंट। अब देखें हम अगर फेज को ना देखें, लेट्स से इफ वी हैव वाई वाई ट्रांसफार्मर, वी डू नॉट हैव दिस प्रॉब्लम देन, तो कितना इजी हो जाता है, जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड 1 सेकंड में आप उधर चले जाते हैं सिटी पे। लेकिन इस वक्त आपके पास चूंकि वाई डेल्टा है, सो यू नीड टू इवेल्युएट ईच फेज और यू नीड टू राइट डाउन ईच फेज, ठीक है। तो ये वो बात है, वरना और बाकी सब सेम टू सेम है। अब वो कहते हैं द सिटीज ऑन द डेल्टा साइड ऑफ द पावर ट्रांसफर, ये प्राइमरी की बात हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं द सिटीज ऑन द डेल्टा साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर आर टू बी कनेक्टेड इन वाई। अब ये जो बात है ना, ये हम ऊपर से देखते हैं। देखिए अगर आपने, अब सिटीज जो है वो प्राइमरी पे भी लगे हैं और सेकेंडरी पे भी लगे हैं। अब अगर आपने इन सिटीज को फेज वाइज बराबर करना है, क्या मतलब है, यानी ये जो डिफरेंशियल परसेंटेज रिले है, इसके पास प्राइमरी से और सेकेंडरी से फेज वाइज इक्वल डाटा आए, ताकि वो ट्रिप ना करें नॉर्मल कंडीशन में। तो आपको जो सिटीज की जो कन्फिग्रेशन है वाई की और डेल्टा की, अब वो कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपका प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वो डेल्टा में कनेक्टेड है, तो सिटीज को वाई में कर दें। और अगर आपका ट्रांसफार्मर वाई में कनेक्टेड है, तो सिटीज को डेल्टा में कर दें। उससे जो दोनों साइड के सिटीज होंगे वो फेज वाइज आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट दैट अगेन, कि अगर आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी उसकी जो प्राइमरी है, इफ इट इज इन डेल्टा,
तो connect the cities in Y, and if the secondary of transformer is in Y, then connect the cities in delta. In this way, जो phase wise input होगी to the percentage differential relay, that would almost be the same from both sides. ठीक है, तो वो सेम हो जाएगी फिर, और यही हमने अब करना है। अब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो द प्राइमरी इज इन डेल्टा, तो यहाँ पर जो सिटीज हैं वो किस में होंगे, वाई में कनेक्टेड होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये सिटीज जो है वो वाई में कनेक्टेड है। ठीक है, यानी ये वाला जो यहाँ मेरा ये एरो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो उनका कॉमन बनाया गया। ठीक है, कॉमन पॉइंट बनाया गया, और वो ऑपरेटिंग कॉइल को आ जो कॉमन पॉइंट है, और जो दूसरा है वो इस तरीके से आपका रेस्ट्रेंट कॉइल को जा रहा है। ठीक है, तो ये वो बात, यानी कॉमन करके आप ऑपरेटिंग में लेकर गए हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो रेस्ट्रेंट में जा रहा है, जहां पर डिफरेंस जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू रेस्ट्रेंट कॉइल्स एंड वन ओपन ऑपरेटिंग कॉइल। तो ऑपरेटिंग कॉइल को जो इनपुट है वो कॉमन से जा रही है, जो यहाँ पर सिटीज जो वाई में कनेक्ट है उनके कॉमन से जा रही है, और जो बाकी है इनपुट जो है वो दोनों साइड से आप रेस्ट्रेंट कॉइल में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ ये कैंसिलिंग इफेक्ट बन जाएगा। तो अब ये सिटीज जो है ये वाई में कनेक्टेड है। अब देखते हैं कि इसकी रेशो क्या होगी। तो इसकी जो रेशो है वो जाहिर बात है कि लोड करंट पर डिपेंड करती है। द सिटीज ऑन द डेल्टा साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर आर टू बी कनेक्टेड इन वाई, ये मैंने अभी बताया। सो अब हमने इसकी रेशियो सिलेक्ट करनी है। तो चूंकि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो 8367.39 आ रहा है, तो आप जो उसके पास जो है वो 9000 वो ले रहा है, वो पर्पसली ये ले रहा है। यानी वो 8500 भी ले सकता था, 8500 भी एक वो कस्टमाइज करवा सकता था सिटी को, लेकिन वो 9000 ले रहा है। वो कह रहा है कि मैं, यानी ये फ्रॉम द गुड प्रैक्टिस वो ये यहाँ पर बता रहा है कि ही पर्पसली वांट्स कि जब आपके पास ये करंट की मैग्नीट्यूड आए तो 5 एम्पेयर ना आए, बल्कि 5 एम्पेयर उस वक्त आए सेकेंडरी पे, सिटी की सेकेंडरी पे, जब 9000 एम्पेयर हो। ठीक है, तो वो ये चाहता है कि विद द नॉर्मल फुल लोड करंट आपके पास लेस देन 5 एम्पेयर है। ठीक है, उसकी रीजन यही है कि वो फेजर को थोड़ी सी स्पेस दे रहा है। ठीक है, वो अब मैग्नीट्यूड वाइज सारा नहीं चल रहा, इसलिए उसने पर्पसली इसकी जो वैल्यू है वो इतनी सेलेक्ट की है कि फुल लोड पे लेस देन 5 एम्पेयर आए सिटी सेकेंडरी पे, ये वो बता रहा है। और ये उसने लिखा भी हुआ है, वो कहता है कि लेस देन 5 एम्पेयर मैं चाह रहा हूँ, लेस देन 5 एम्पेयर। तो दिस प्रोड्यूसेस सिटी सेकेंडरी करंट्स। अच्छा, अब आप क्या सिटी सेकेंडरी करंट क्या बन जाएगा, यानी सिटी की रेशो क्या सिलेक्ट हो गई, जो प्राइमरी साइड है वहां पे 9000/5। तो इस करंट के साथ करंट हमारे पास बन जाता है 4.65 एम्पेयर। ठीक है जी, तो ये वो करंट है जो कि सिटीज दे आर कनेक्टेड इन वाई, और वो ये वाला करंट जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, cities that are connected in Y. अच्छा, the cities on the Y side of the power transformer are to be connected in delta. ठीक है, तो जो सिटीज जो हैं वो जो जो ट्रांसफार्मर की जो वाई साइड पे है वो देन उनका जो कनेक्शन है वो इससे अपोजिट हो जाएगा, दे मस्ट बी कनेक्टेड इन डेल्टा। तो अब हमने अगर उसकी रेशो निकालनी है, तो उसकी जो रेशो है वो हम कैसे निकालेंगे, हम देखें, पहले ऊपर आ जाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है 577.35, यानी लोड करंट पे ही हम सिटी निकालते हैं। तो दिस इज द सेकेंडरी साइड, सेकेंड, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि फेजर तो जीरो है ना, या इवन इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तो यही उसकी मैग्नीट्यूड है 577.35 पे। हम चाहते हैं कि हमारे पास यानी ये सिटी की एज प्राइमरी आए। अब सिटी की जो यानी ये करंट आ रहा है सिटी की प्राइमरी, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब जो आपके पास जो सेकेंडरी, यानी जब ये वाला प्राइमरी करंट हो तो सेकेंडरी क्या आए आपके पास। अब सेकेंडरी जो आनी चाहिए, जो सेकेंडरी पे जो करंट आना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला जो करंट आ रहा है। और ये करंट कहाँ से आ रहा है, रिमेंबर ये करंट आपके पास उन सिटीज से आ रहा है, दे आर कनेक्टेड इन वाई।
अब ये बात याद रखें कि फेजर खुद ब खुद सेट हो रहा है। खुद ब खुद क्यों? क्योंकि सिटीज आर कनेक्टेड इन वाई। उनका जो कनेक्शन है वो खुद ब खुद फेजर को सेट कर रहा है। और हमने बस इस करंट की मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना है कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो हमने मैच करके लेके जानी है डिफरेंशियल रिले में, ताकि डिफरेंस ना बने नॉर्मल कंडीशन। तो वही बात है जो पहले हमने पढ़ी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो सेकेंडरी पे जो सिटीज लगे हुए हैं वो ये वाली मैग्नीट्यूड दें 4.65। ठीक है, वो कब ये वाली मैग्नीट्यूड दें? व्हेन यू हैव 577.35 ऑन द प्राइमरी साइड। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इसको √3 से डिवाइड करके लेकर जाना है। क्यों? द सिटीज ऑन दस द सिटी रेशियोज मस्ट बी सेट दैट द सिटी secondary winding currents will be close to this phase current। ठीक है, वो इस जो जो ये फेज करंट है इसके यानी के बराबर होने, हम यानी 4.65 को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, बिकॉज बिकॉज इट इज द लाइन करंट दैट वी हैव। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है वो सिटीज को जो ये लाइन करंट है उसको हम फेज में कन्वर्ट करेंगे, और ये वाला जो फेज करंट है वो हम मैच करेंगे। उसकी रीजन मैंने ऊपर बताई है, एक्चुअली मैं ये ऊपर इसीलिए मैंने लिख दिया है कि आपके पास सेकेंडरी पे ना फेज करंट आ रहा है। यानी व्हाट इज 570 व्हाट इज 577.35। 577.35 इज द फेज करंट। तो अगर सिटी की प्राइमरी पे हम हम न्यूमेरिकली हम ये कहते हैं, या हमें ये समझ आ रहा है कि सिटी की प्राइमरी पे 577.35 फेज करंट आ रहा है, तो उसकी सेकेंडरी पे भी हमने फिर फेज करंट की मैग्नीट्यूड रख के सिटी की रेशो सिलेक्ट करनी है ना। ठीक है, तो ये वो बात है। सो दैट इज व्हाई यू वुड कन्वर्ट दिस 4.65 बाय √3 इनटू द फेज करंट विच इज 2.68, और वो हमने यहाँ पर लिखा। बस ये एक स्टेप है जिसका हमने ख्याल रखा, क्योंकि जल्दी में हम ये ना कर दें कि अच्छा जी 577.35 इज आवर प्राइमरी, ठीक हो गया, एंड व्हाट शुड बी द सेकेंडरी जी ये 4.65 होनी चाहिए, नहीं। ठीक है, बी केयरफुल, बिकॉज 577.35 इज द फेज करंट। तो फेज के साथ हमने फेज डिस्कस करना है कि अगर 577.35 इज द फेज प्राइमरी करंट, तो सेकेंडरी पे भी आपके पास फेज करंट की वैल्यू आ रही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए हमने 4.65 को √3 से डिवाइड करके तो 2.68 यहाँ पर लिखा। तो अब ये वैल्यू ये वाली कैसे बनी है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जन। ये मैं बता देता हूँ, करके आपने देखना। ये ऐसे है कि आपको पता है कि लेट्स से कि अगर आपके पास सिटी की रेशो होती है, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ जी सिटी की रेशो है 20 और सेकेंडरी पे उसके 5 एम्पेयर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप यूं करते हैं कि या मैं आपसे कहता हूँ जी कि सिटी की यानी जो रेशो आएगी ना सिटीज की वो 20 है, तो आप क्या करते हैं? आप मैं आपसे कहता हूँ सेकेंडरी करंट निकालने, तो आप क्या करते हैं कि प्राइमरी करंट को सिटी रेशो से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सिटी रेशो से डिवाइड करके हम उसका सेकेंडरी करंट निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से सेकेंडरी करंट मौजूद है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? सिटी की रेशो आ जाएगी। ठीक है, सिटी की जिस रेशो की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली रेशो है। जैसे ये क्या है 9000/5 ना, इसको आपने डिवाइड करना बकायदा, फाइनल आंसर निकालना है। मैं उस रेशो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 और 1800 बन जाएगा ये 1800। मैं अब आपसे कहूंगा जी 1800 इस सिटी की रेशो है, अंडरस्टैंड? तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा ठीक है 1800/1। रेशो 1 नहीं हम बोलते, हम जनरली बोलते हैं 1800 सिटी की रेशो है। ये बात याद रखें, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, और बल्कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, या कभी भी फील्ड में कहीं भी पूछा जा सकता है, या कभी भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स से मैं आप कहता हूँ आपको कि सिटी की रेशो जो है वो 1800 है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यानी मैंने उसकी एग्जैक्ट रेशो बताई है, मैंने कन्वर्टिंग रेशो बताई है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप उस 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये एक्चुअल उसका प्राइमरी जो करंट है वो बन जाए। क्योंकि मैंने आपको जो बताया है वो रेशो 1 के लिहाज से बताया, यानी 1800/1।
ये जनरली ऐसे बोला जाता है, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ और ये जरूरी और इम्पोर्टेंट कि जनरली रेशो 1 के साथ सीटी की रेशो बोली जाती है, ठीक है। तो और ऐसे ही कंसिडर किया जाता है ना कि अच्छा जी प्राइमरी कंडक्टर जो है वो तो 1 है, प्राइमरी की जो टर्म है वो तो 1 है, तो सेकेंडरी की क्या होगी, समझ आ रही है ना बात। तो इसीलिए स्टैंडर्ड या जनरली ऐसे बोला जाता है कि 1800 रेशो है, ये कंसीडर किया जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज 1800 रेशो 1। नाउ इफ आई टेल यू आई नीड 5 एम्पेयर ऑन द सेकेंडरी साइड, और आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड जो सीटी है वो हमेशा 5 एम्पेयर देता है, तो आपसे ये सवाल किया जाए कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रेशो, so you need to tell the standard ratio is 9000 ratio 5. Okay, so I repeat that again. If I tell you the ratio like 1800, so you should calculate its standard ratio. You should tell the standard ratio it is 9000 ratio 5. ये भी मुझे बताने की जरूरत ना पेश है कि 5 एम्पेयर सेकेंडरी पे आना है, because in the third chapter you have seen it many times कि the standard city ratio is ratio 5, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो रेशियो 5 हो, तो उसको आप इस तरीके से क्या, अब यहाँ पर भी वही मामला है यहाँ। ओके, सो ये जो रेशो है, अब ये क्या है, ये प्राइमरी का करंट है सीटी का, और ये है उसका सेकेंडरी का। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेशो 1 वाली आंसर आएगा, उसको फिर मैंने आगे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मेरे पास 1077 जो है ना वो बनता है। बात समझ आ रही है, तो ये बात आपने करके देखना। So 577.35 divided by 2.68 would give me the answer ratio 1, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको आपने रेशो 1 के साथ रखना, फिर आपने स्टैंडर्ड जो तरीके से जब लिखना है तो उसको जारी बात है आपने 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आप इस तरीके से आप लिख देंगे। तो ये है बन गया 1077 रेशो 5। लेकिन अब 1077 तो ये कैलकुलेटेड आंसर है, 1077 तो हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा जी ये कैलकुलेटेड आंसर है, इसके नजदीक तरीन वो देख लें उसी टेबल का जिक्र कर रहा है 3.1 का, तो वो स्टैंडर्ड जो हमारे पास है जी वो 1000 रेशो 5, तो यू वुड सिलेक्ट 1000 रेशो 5। तो ये हमारे पास सिटी की रेशियो सिलेक्ट हो गई फॉर द केस ऑफ ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर। तो अब अगर ये रेशो है तो ये करंट क्या सेकेंडरी बना रहा है, अब हम देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटेड क्या था 1077 यानी कि 1077, लेकिन हमने क्या लिया 1000 रेशो 5। तो अब हम दोबारा चेक करेंगे कि 577.35 के साथ क्या आंसर आ रहा है। सो द आंसर इज 2.886। अब ये फेज है, आपको याद होगा हमने यही बात अभी शुरू में की, ये फेज करंट आ रहा है बिकॉज द प्राइमरी इज इन फेज, द प्राइमरी इज द फेज करंट, ये 577.35 इज द फेज करंट, बिकॉज ये आप वाई की साइड पे आपने मेन ट्रांसफार्मर की कैलकुलेट, ठीक है। सो ये जो आपके पास अब आंसर आया 2.886, इट इज द फेज करंट, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द लाइन करंट, ठीक है, टू सी कि 4.65 के कितना आसपास है। सो 2.886 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास लाइन करंट आ गया। आप इससे भी डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर आपके जहन में ये है कि यार ये भी तो वो फेज करंट है ना, यानी 4.65 को भी तो आपने, तो आप इससे भी डिफरेंस निकाल सकते हो कि ये अब लेकिन ये डिफरेंस थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो रिले की पिकअप जो है वो हम इससे ज्यादा सिलेक्ट कर लेंगे ना, समझ आई बात की, यानी द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज गोइंग इन द ऑपरेटिंग कॉइल, यानी 2.886 माइनस 2.68 या 5 माइनस 4.65 इज गोइंग इन द ऑपरेटिंग कॉइल। तो अब आप उसकी जो पिकअप है वो इससे ज्यादा सिलेक्ट कर लें, जो कि रफली बन जाएगा, व्हाट इज दैट, 0.35। आप 0.4 सिलेक्ट कर लें, 0.4 सिलेक्ट कर लें जो पिकअप है। इसीलिए हमने कहा था आपको, वो लेक्चर आप बेशक सुन लीजिएगा कि जो जो 87 ऑपरेशन होता है या जो डिफरेंशियल रिले होती है उसकी पिकअप वो थोड़ी होती है, क्योंकि वहां पे डिफरेंस जाता है ना रेस्ट्रेंट कॉइल्स। अब देखें ना, एक रेस्ट्रेंट कॉइल में, यहाँ तस्वीर से दिखाता हूँ, एक रेस्ट्रेंट कॉइल में 5 एम्पेयर आ रहा है और दूसरे में आ रहा है 4.65, तो द डिफरेंस ऑफ द टू इज गोइंग इन द ऑपरेटिंग कॉइल। तो इसीलिए जो हम बात करेंगे रिले की पिकअप की, तो वो ऑपरेटिंग कॉइल के करंट की वजह से करेंगे। ऑपरेटिंग कॉइल के करंट मैग्नेट वो आ रहा है पॉइंट्स में, हमारे पास 0.35 आ रहा है, तो आप 0.4 उसकी पिकअप सेट कर लें,
ठीक है। तो बल्कि हाँ, 0.4 सिलेक्ट कर लें। बल्कि अगर ये परसेंटेज डिफरेंशियल है तो अभी तक हमने उनको डिस्कस नहीं किया जो सिटी के एरर्स हैं, तो 0.4 0.5 सिलेक्ट कर लें। मेरा ख्याल है वो इतना स्लोप हो जाएगा। या डिपेंड करता है ना कि हमें रिले में स्लोप भी क्या दिया हुआ है। अगर मेरे पास स्लोप है तो उसको भी मैं देखूंगा मेरे पास स्लोप अवेलेबल क्या है। इफ इट इज 30% और 40%, तो 40% है तो मैं 40% स्लोप ले लूंगा, वो 0.4 बन जाता है। ठीक है, वो यानी अच्छा नहीं, वो तो स्लोप होगा, सॉरी। जो पिकअप है वो मैं 0.4 लूंगा, लेकिन उसको बहरहाल स्लोप के साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप नीड्स टू एडजस्ट ऑल द एरर्स, और पिकअप फिर उसके साथ हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्लोप जो है उसकी एक सेटिंग अलग होती है रिले में, माइंड दिस थिंग। स्लोप जो है उसकी सेटिंग अलग होगी, और जो पिकअप है उसकी सेटिंग अलग होगी, बिकॉज स्लोप नीड्स टू अकोमोडेट ऑल द एरर्स। ठीक है, यू 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 हैव सीन दैट प्रीवियसली, अभी तो बात हो ही रही है। यस, दिस, तो यू कैन सी दिस मार्जिन, दिस इज द स्लोप। तो परसेंटेज में आपको जो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है उसमें आपको स्लोप की सेटिंग अलग से दी जाएगी, or that needs to accommodate all these errors, which is the tap error, city error, ratio mismatch or whatever it is. तो उसको ये सब और पिकअप की सेटिंग अलग आपको दी जाएगी। ठीक है, टाइम की सेटिंग की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज इट कैन ट्रिप इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि अब वो बहुत दो फिल्टर से गुजर के आ रहा है। द वन इज द स्लोप एंड द अदर वन इज द पिकअप, तो इसलिए टाइम की हमें जरूरत ही नहीं है। नो टाइम एडजस्टमेंट देयर। ठीक है जी, तो आपके पास एक पिकअप की सेटिंग एंड द अदर वन इज द परसेंटेज स्लोप सेटिंग, सो यू कैन हैव द इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। तो यहाँ पे अब आपके पास जो आंसर आया अगेन, दैट इज 5 एम्पेयर फ्रॉम द सेकेंडरी साइड, फ्रॉम द प्राइमरी साइड यू हैव 4.65, तो इसका डिफरेंस जा रहा है आपके पास। तो ये वो कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। ये जो आखिरी उसने जुमला लिखे बहुत अच्छा, ये हम पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन विद द स्टैंडर्ड सिटी रेशियोज। ठीक है, कि as in the case of single phase transformers, the relay taps can be used to reduce this magnitude mismatch further. वो कह रहा है कि अगर आपके पास रिले में टैप्स है ना, तो उससे ये वाला जो थोड़ा सा डिफरेंस है ये और भी मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने रिले टैप की बात नहीं की, और वो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि रिले की टैप्स होती हैं। तो अगर आप रिले की टैप एडजस्ट कर लें तो ये डिफरेंस और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, यानी by the relay tab, the difference of 5 minus 4.65 ये और भी कम हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी जो एडजस्टमेंट है, यानी टैप एक ही सिलेक्ट होगी। ये नहीं है कि प्राइमरी के लिए टैप और हो, टैप तो एक ही है। अब टैप हमने लेनी कौन सी है, ये रिले पे दिया होता है, वो आपने वो एग्जांपल में देखा होगा, 4.5, 4.54, 5, 5.2, ये रिले टैप्स। ठीक है, मतलब तो एक ही क्वाइल में मुख्तलिफ टर्न्स के साथ एडजस्टमेंट की जाती है। टैप का मतलब यही होता है कि एक बड़ा क्वाइल है और एक बड़ा क्वाइल है। ठीक है, जैसे आपका स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, एक बड़ा क्वाइल है और उसमें मुख्तलिफ टर्न्स पे आपको कंट्रोल दिया होगा। सो यू कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ द करंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रोबस्टनेस कह लें रिले की, कि रिले के अंदर, क्योंकि रिले में भी तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है ना, तो इसीलिए। तो ये वो बात वो कहता है कि जी अच्छा, जो रेफरेंस बुक है उसकी, मेरे जहन में नाम स्लिप हो रहा है नाम, बहरहाल जो रेफरेंस बुक है आपके पास, उसमें वो ये करता है, ये मैं आपको साथ में थोड़ा सा बता दूं, आप देख लीजिएगा। उसमें चैप्टर नंबर 4 है उसमें ना, जो हमारी रेफरेंस बुक है, उसमें वो ये करता है कि आपके पास जो है ना, चूहन पठान मेरे जहन में, एक्चुअली इंडियंस के नाम थोड़े मिलते जुलते हैं मेरे जहन में, चूहन पठान का नाम है लेकिन वो नहीं है। तो बहरहाल जहन में नाम आ जाएगा, वो रेफरेंस बुक अपलोडेड, आप देख लीजिएगा। उसमें वो ये करता है, वो कहता है कि ये जो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया ना, ये आप ऑक्सिलरी सिटीज लगा दें, यानी मेन सिटीज के साथ आप ऑक्सिलरी सिटीज लगा दें। जैसे हमने वो प्रोटेक्शन में किया था उसकी, आपकी जो मोटर प्रोटेक्शन, वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन बात यह है कि फिर ऑक्सिलरी सिटीज के साथ अलग आपको उसकी सिटी एरर का भी तो सामना करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आई गेस कि उसने जो ये हॉरोविड्स है, उसने ये सोल्यूशन डिस्कस ही नहीं किया यहाँ पे कि आप मेन सिटीज के साथ यहाँ ऑक्सिलरी सिटीज लगा दें। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। यानी जो रेफरेंस बुक है आप उसमें देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 है उसका, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का।
तो उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है जी ये जो डिफरेंस है आपका, ये जो थोड़ा सा आ रहा है 4.65 का और 5 एम्पियर का, ठीक है, या ये जो ये देखे ना, ये आपकी कैलकुलेटेड रेशो क्या थी 1077, और ये आपने स्टैंडर्ड रेशो क्या ली 1000, तो क्या फर्क रह गया, 77 टर्न्स का डिफरेंस रह गया ना। वो कहता है जी आप ऑक्सिलरी सिटी 77:5 का लगा दें। अब आपको शायद बात समझ में आ रही होगी। वो कहता है जो भी कैलकुलेटेड डिफरेंस है ना, अब जैसे यहाँ पे है 8367.39, लेट से अगर आप 8500 का लगाते, तो जो डिफरेंस रह जाता उसका ऑक्सिलरी सिटी लगा देते आप मेन सिटी के साथ अंदर ऑक्सिलरी सिटी। वो कहता है जी वो जो ये डिफरेंस रह जाता है वो उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन मुझे ये सोल्यूशन ज़्यादा बेटर लगा है जो वो रिलेट एप्स का बता रहा है, वो ज़्यादा बेटर है। यानी अगर आपके पास परसेंटेज रिले है और आपके पास स्लोप की भी सेटिंग है, फिर आपके पास पिकअप की अलग सेटिंग है, तो आई वुड गो फॉर हॉरोविट्ज। विद हॉरोविट्ज ये सोल्यूशन मुझे ज़्यादा बेटर नजर आता है कि आप रिलेट एप्स यूज कर लें, स्लोप यूज कर लें, दैट इज अ गुड थिंग इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग अनदर सेट ऑफ सिटीज, जिसका फिर से एक अलग से वो एरर का सारा मामला शुरू हो जाए। सो इसीलिए उसने हॉरोविट्ज ने यहाँ पर किसी भी ऑक्सिलरी सिटी की बात नहीं की, लेकिन मैंने आपको बता दिया जिस से कि आपको पता हो, ठीक है। तो okay, so that is the end of this.